द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रीति काव्य सुमन में संकलित सेनापति के अंतिम कुछ पद पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि सेनापति रीतिकालीन कवियों में ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका ऋतु वर्णन बड़ा सजीव है, ऋतुओं को हमारे सामने सजीव रूप में साक्षात प्रस्तुत करता है। इस पद में सेनापति ने वसंत के आने पर क्या स्थिति होती है, वसंत को हम ऋतुराज कहते हैं, तो इस पद में कवि ने एक राजा की तुलना वसंत से की है और एक सांगरूपक बांधा है। जिस तरह राजा का स्वागत करने के लिए बहुत सारी साज सज्जा होती है, विरुदावली गाई जाती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, चतुरंगिणी सेना होती है, ठीक इसी तरह वसंत का स्वागत करने के लिए, वसंत की अगवानी करने के लिए भी ऐसी ही साज सज्जा होती है। कवि कहते हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। वसंत के आने पर वृक्षों पर वर्ण वर्ण तरह तरह के अलग अलग रंग के फूल फूलते हैं। उपवन और वन में वृक्षों पर अलग अलग रंग के तरह तरह के फूल खिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे चतुरंग दल, चतुरंगिणी सेना दल लेकर आ रही है वसंत का स्वागत करने के लिए। वसंत के साथ साथ वह चतुरंग दल, चतुरंगिणी सेना साथ आ रही है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, कोयल, मोर, तोते आदि बंदी वंदना करने वाले जो भाट हैं, उनकी तरह विरुदावली गाते हैं, यश गाथा गाते हैं। जैसे राजा के लिए विरुदावली गाई जाती है, यश गाथा गाई जाती है, ठीक वैसे ही कोयल, तोते, मोर ये सब विरुदावली का गान करते हैं, वंदना करते हैं। गुंजत मधुप गान गुन गईयत है, और मधुप अर्थात भ्रमर मधुर गुंजार करते हैं। उस गुंजार से राजा वसंत का गुणगान करते हैं। भ्रमरों की गुंजार जैसे वसंत राजा का गुणगान करती है। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माझ सने रहियत है। आसपास पुष्पों की खुशबू फैली रहती है, फूलों की महक बिखरी रहती है। आसपास सौंधी सुगंध में सब कुछ व्याप्त है, चारों ओर सौंधी खुशबू व्याप्त है। सौंधी सुगंध में सब सने हुए हैं, सब उस भीनी भीनी खुशबू को महसूस करते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सेनापति कहते हैं कि वसंत शोभा का समाज है, शोभा का समूह है, सेनापति के सुखों को बढ़ाने वाला है, सबके सुखों को सज्जित करने वाला है। आज वसंत आ रहा है जिसे हम ऋतुराज कहते हैं, सभी ऋतुओं का राजा कहते हैं। अगले पद में सेनापति ने फिर ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है। वसंत आने पर क्या स्थिति होती है, वसंत का स्वागत लोग कैसे करते हैं, उन पर वसंत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस पद में देख सकते हैं। मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर, चंदन से युक्त सुगंधित वायु बहती है, जिसे हम शीतल मंद और सुगंधित वायु कहते हैं, तो वो चंदन से युक्त सुगंधित वायु बहती है। शुभ सौरभ, शुभ्र सुगंध चारों ओर व्याप्त हो रही है। धरन धीर, ऐसे में सभी को ताप से राहत मिलती है, सभी को धैर्य मिलता है, सभी धीर धरने लगते हैं। सरबर नीर जन मज्जन के काज के,
सरोवर के जल में लोग स्नान का कार्य करते हैं। इस मादक वातावरण में, इस सुगंधित वातावरण में सभी सरोवर के जल में स्नान का कार्य करते हैं। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज। मधुकर अर्थात भ्रमरों का समूह पुनः सुंदर गुंजार करता है, बहुत मीठी गुंजार करता है। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, और जैसे लोगों के घरों को सुधारा जाता है, लोगों के घरों की मरम्मत की जाती है, समाज के सदन सुधारे जाते हैं, ठीक वैसे ही वसंत में कुंज सुधर जाते हैं। कुंज की दशा निराली हो जाती है। सारे उद्यान, सारे उपवन, सारे कुंज हरे भरे हो जाते हैं। उनमें तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, तरह तरह की मंजरियाँ आने लगती हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। सेनापति कहते हैं कि ऐसे वसंत के मादक वातावरण में वियोगी व्याकुल हो जाते हैं। जो विरह में लीन हैं, जो विरही स्थिति में हैं, वो दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जो जोगी हैं उनके लिए जोग करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें जोग करने में कठिनाई होती है। ऐसे रमणीय परिवेश में उनका ध्यान भटकता है। लेकिन वहाँ जो भोगी हैं वो विहरते हैं, वो विचरण करते हैं। उनके लिए वसंत सारे सुखों की सामग्री लेकर आता है, उनके लिए वसंत सुख का साधन है। सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत। वहाँ घने वृक्ष सुशोभित होते हैं। वसंत के माहौल में, वसंत के परिवेश में घने वृक्ष सुशोभित होते हैं। वहाँ कोयल कुल, पिक कुल अर्थात कोयलों का समूह सप्त स्वर में बोलता है। कोयलों का समूह अपनी मीठी वाणी में सप्त स्वर में बोलते हैं। देखो हिय हुलसत आए ऋतुराज के। कवि कहते हैं कि देखो ऋतुराज के आने पर, वसंत के आने पर सभी का हृदय प्रसन्न हो जाता है, सभी का हृदय हुलसित हो जाता है, सभी आनंद में सराबोर हो जाते हैं। अगले पद में कवि ने गर्मी के आने पर लोग क्या तैयारी करते हैं, ज्येष्ठ महीने की तपती धूप से बचने के लिए, जलन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं उसका वर्णन किया है। जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने, तल ताक तह कहने के सुधारी झारियत है। झारी निवासी जो नर नारी है वहाँ के। कवि कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना समीप आते ही, नज़दीक आते ही वो लोग खसकाने सुधारने लगते हैं। जो खस की दीवारें हैं जिन्हें जल डालकर शीतल रखा जाता है, तो उन खसकाने को, उन खस की दीवारों की मरम्मत की जाती है। तल, ताक और तहखाने सभी की मरम्मत की जाती है, सभी को सुधारा जाता है। होती है मरम्मती विविध जल जंत्रन की, ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है। गर्मी में चूँकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ग्रीष्म से सभी दुखी होते हैं, विचलित होते हैं, तो उससे बचने के लिए सभी अपनी अपनी तरह से उपाय करते हैं। सेनापति कहते हैं कि जो विविध जल यंत्र हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के जो भी जल यंत्र हैं, उनकी मरम्मत की जाती है। चाहे कुआं हो, बावड़ी हो, नदी हो, घरों में पानी भरने के जो भी पात्र हों, सभी की मरम्मत की जाती है। ऊंचे ऊंचे अटा, ऊंची ऊंची जगहों पर, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जो भी जल के पात्र हैं उन्हें सुधारा जाता है, उनकी मरम्मत की जाती है। सेनापति अतर गुलाब अर्गजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। इसके अलावा जो निवासी हैं, जो नर नारी है, वो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, इत्र, गुलाब और कस्तूरी के लेप से
शीतल लेप बनाते हैं। इत्र, गुलाब और कस्तूरी से ऐसा लेप बनाते हैं जो उन्हें शीतलता प्रदान करता है। इन सभी में इत्र, गुलाब, कस्तूरी, चंदन आदि में भीगे हुए हार को मोल लेकर धारण करते हैं। खुशबू से भरे हुए भीगे हुए हार खरीदकर उन्हें मोल लेकर वे धारण करते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सीरे सब, राज भोग काज साज यों संहारिये थे। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म के दिनों की गर्मी को शीतल करने के लिए, सीरे मतलब शीतल, तो ग्रीष्म के दिनों की तपन को, ग्रीष्म के दिनों की गर्मी को शीतल करने के लिए सब लोग राजभोग का कार्य करते हैं। इस तरह से राजा के महल में सज्जा करते हैं, संभालते हैं कि वहाँ गर्मी का ताप कम लगे, वहाँ शीतलता की अनुभूति हो। इस तरह से वे अपना कार्य संभालते हैं। ऋतु वर्णन के आखिरी अंश में सेनापति ने ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं को एक ही पद में समेटा है। इस पद में उन्होंने दोनों ऋतुओं का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, देखें छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरबर सब ही को रूप हरियो है। जब भीषण गर्मी आती है, जब भयंकर गर्मी आती है, तो ऐसा लगता है मानो छिति अर्थात पृथ्वी और आकाश चारों ओर जल रहा है। हमें चारों ओर भयंकर ताप की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि धरती और आकाश सब जल रहे हैं, चारों ओर से जलन महसूस होती है। इस गर्मी ने तिनके से लेकर वृक्ष सबका रूप हर लिया है। इस गर्मी से तिनके से लेकर वृक्ष सब झुलस गए हैं। तिन तरबर, तिनका और तरुवर, तिनके से लेकर वृक्ष सबका रूप हर लिया है, सब गर्मी के ताप से झुलस गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, लेकिन जब भादव की ज्योति आती है, भाद्रपद की झड़ी लगती है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जब महाझड़ी लगती है, वर्षा की बौछार आती है, तो ऐसा लगता है भादव की, भाद्रपद की ज्योति हो रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, ऐसा लगता है कि पानी से भरा हुआ बादल हवा के साथ हमारे तन को सेक रहा है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बोई चित्त धर्यो है। उस उमस के वातावरण में, उस गर्मी और वर्षा के मिले जुले वातावरण में, उस भयंकर गर्मी में, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, उस भयंकर गर्मी में नदी के पास सब सुख पाते हैं, नदी के समीप सब शीतलता का अनुभव करते हैं। सीरी घन छाह, ठंडी शीतल छाँव, ठंडी शीतल छाया सब चाहकर अपने चित्त में धारण करते हैं। सब ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ ठंडी घनी छाया मिले, जहाँ हमें गर्मी से राहत महसूस हो सके। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। आखिर में कवि सेनापति अपने चातुर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपनी चतुराई की बात करते हुए कहते हैं कि देखो सेनापति की कविताई, सेनापति की कविता की चतुराई देखो कि मैंने ग्रीष्म अर्थात गर्मी और विषम वर्षा दोनों को एक जैसा कर दिया है। एक पद में गर्मी और वर्षा दोनों को समेट दिया है, कहने के लिए दोनों विषम हैं। गर्मी अलग ऋतु है, वर्षा अलग ऋतु है, लेकिन मैंने इन दोनों विषम ऋतुओं को, इन दोनों अलग ऋतुओं को समान कर दिया है, एक पद में समेट लिया है। सेनापति के पद अब यहीं पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम पद्माकर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।